मासूम मोहब्बत सीज़न 2 पार्ट 6। मोक्ष बाहर आ रहा था। उसका ध्यान आगे नहीं गया, वो बस स्लीव ऊपर करते हुए आ रहा था। वो बाहर आया और फिर सबकी तरफ देखने लगता है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे। मोक्ष सबको खुद को ऐसे देख पूछता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोक्ष अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने पैरों में किसी की छुअन का एहसास होता है। मोक्ष की नज़र अचानक नीचे हो जाती है। मोक्ष जैसे ही नीचे देखता है तो उसके पैरों पर कोई झुका हुआ था। मोक्ष को उसका चेहरा नहीं दिखता है क्योंकि उस शख्स का सिर झुका हुआ था। मोक्ष नीचे उसी शख्स को ही देख रहा था कि तभी मोक्ष को अपने पैरों में गीला सा महसूस होता है। शायद उस शख्स के आंसू थे जो मोक्ष के पैरों में गिरे थे। मोक्ष जल्दी से पीछे हो जाता है। उसे ये छुअन कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मोक्ष जैसे ही पीछे हटता है तो नीचे झुका हुआ शख्स अपना सिर ऊपर करके मोक्ष को देखता है। मोक्ष की नज़र जैसे ही उस शख्स पर जाती है तो मोक्ष के पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन तभी रक्षित मोक्ष को पीछे से पकड़ लेता है। मोक्ष एकटक बस उस लड़के को देख रहा था और उसके मुंह से निकलता है, छोटे। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं आर्यन था, जो मोक्ष के यहाँ आने के बाद उससे मिलने के लिए उतावला हो रहा था। लेकिन जो मोक्ष के यहाँ आने के बाद उससे मिलने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका हुआ था क्योंकि वो मोक्ष से नाराज़ था। लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया और मोक्ष से मिलने आ गया था। आर्यन खड़ा होकर मोक्ष को देखते बोला, आई हेट यू भाई, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, एक बार भी मुझे मिलने नहीं आए और ना ही कॉल किया। भाई, आप बचपन से ही मुझे प्यार नहीं करते थे। आप जानते थे मैं आपका अपना भाई नहीं हूँ, इसीलिए ही आप मुझे भूल गए ना भाई। आप रक्षित भाई से हर रोज़ बात करते रहते थे, लेकिन एक बार भी मुझसे बात नहीं की। भाई, क्या मैं इतना बुरा भाई था? मोक्ष जैसे ही आर्यन की बात सुनता है तो उसे अपने सीने में दर्द होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो आगे बढ़कर आर्यन को अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसके बालों को सहलाते बोला, नहीं छोटे, ऐसा नहीं है। आर्यन मोक्ष को खुद से दूर करते बोला, नहीं भाई, ऐसा ही है। आप मुझे पहले से प्यार नहीं करते थे, तभी तो आप हर वक्त मुझे खुद से दूर रखते थे। मोक्ष आर्यन को हैरान होकर देखने लगता है। आर्यन मोक्ष को गुस्से में देख के बोला, भाई, मैं कभी आपके लिए मायने ही नहीं रखता था। तभी तो देखो, आपने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, जिंदा भी या मर गया। आर्यन इससे आगे बोल पाता कि मोक्ष ने अपना हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, बस छोटे। सब लोग मोक्ष के उठे हाथ को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब जानते थे मोक्ष ने कभी भी आर्यन पर हाथ नहीं उठाया था। आर्यन हैरानी से कभी मोक्ष को तो कभी उसके उठे हुए हाथ को देख रहा था। आर्यन को बहुत बुरा लगता है कि उसका भाई उस पर हाथ उठाने वाला था। मोक्ष अपना हाथ नीचे कर आर्यन का हाथ पकड़ उसे अपने गले से लगा लेता है और फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, गलती से भी अपने मुंह से दोबारा ये वर्ड मत निकालना। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे पगले, तुम तो मेरे सबसे क्यूट भाई और सबसे बड़े बच्चे हो। मोक्ष फिर आर्यन को खुद से दूर कर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, छोटे, तुमने आज तो कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, अगली बार मत कह देना पागल। मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था? नहीं छोटे, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। मैंने तुम्हारे पल पल की खबर रखी थी। तुम कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या नहीं, सबकी खबर रखता था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद के पास नहीं रखना चाहता था? नहीं पागल, मैं बस तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चले, वो मेरी वजह से तुम पर अटैक करें। मोक्ष ने आर्यन के गालों में हाथ रखते हुए कहा, सॉरी भाई, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले हम जिंदा हैं। मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता था अभी। फिर मोक्ष आर्यन के चेहरे से हाथ हटा देता और फिर उसे थोड़ा गुस्से में बोला, मुझे अगर तुमसे खुद के बारे में छिपाना होता ना छोटे, तो तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चैंप के बारे में ऐसे ही पता चल गया? नहीं, मैंने तुम्हें पता लगने दिया। और तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये शादी करके बैठे हो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे इतने बुरा करने पर भी तुम्हें इतनी आसानी से ऐसे ही माफ़ कर दिया? और वो तुम्हें तुम्हारी सोच से मिली है। और तुम्हारे बिजनेस में जो लॉस हुआ था वो अचानक कैसे सही हो गया? तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया? मोक्ष की बात सुन आर्यन हैरान होकर बोला, इसका मतलब वो ब्लैंक चेक आपने भेजा था? मोक्ष आर्यन के सिर के बालों को बिगाड़ते बोला, हाँ। और मुझे वैसे ज़रा तुम्हारी क्लास भी लेनी है, तुम 21 साल में कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए थे। आर्यन मोक्ष की बात सुनते यहाँ की तरफ देखता है, जो आर्यन के देखने से अपना सिर झट से झुका लेती है। मोक्ष आर्यन का चेहरा अपनी तरफ करते बोला, उसे घूरने की ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा, वो तो मुझे जानती भी नहीं है। सब लोग जिनकी आंखों में अभी तक दोनों भाइयों को इतने साल बाद मिलने पर आंसू थे, अब वो सब उन दोनों को लड़ता देख अपना सिर पीट लेते हैं। सुहानी उन दोनों की लड़ाई को रोकते बोली, हाँ भी, आप दोनों बाद में लड़ लेना, पहले होलिका दहन कर ले। सुहानी की बात सुन वो दोनों एक दूसरे को घूरते और फिर होलिका दहन की जगह में आ जाते हैं। थोड़ी देर में गार्डन में आग जल रही थी और सब लोग उस आग के चारों तरफ खड़े थे और उसे देख रहे थे। कुछ ही देर में होलिका दहन हो जाता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ आज 5 साल बाद मोक्ष अपने भाइयों से मिला था। वहीं सुहानी, लीजा और टिया किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। सुहानी, लीजा और टिया किचन में काम कर रहे थे कि तभी लीजा सुहानी से कहती है, सुहानी, आपने जैसा कहा था हमने उस बारे में पता किया था।
आपका शक सही था, वो विराट सर ही थे जिन्होंने बॉस को कॉल किया था। सुहानी लीजा की बात सुनकर बोली, हाँ मुझे लगा ही था। अच्छा तुमने और कुछ पता किया उनके बारे में? जैसे वो ये सब क्यों कर रहे हैं? लीजा बोली, हाँ वो जो उनसे ये काम करवा रहे हैं उन्होंने उनकी बीवी को उन्हीं के घर में किडनैप किया हुआ है और वो 9 महीने प्रेग्नेंट भी है। सुहानी लीजा की बात सुन हैरान हो जाती है और उसे देखते बोली, क्या? लीजा हाँ में सिर हिला देती है। सुहानी लीजा से बोली, अच्छा लीजा, तुम एक काम करो, विराट सर के घर का पता करो और हमारी टीम तैयार करो। हम सर की वाइफ को सेफली उनकी कैद से आज़ाद कराएंगे और विराट सर को तो हम भी बचा लेंगे। लीजा हाँ में अपना सर हिला देती है। टिया उनकी बातें सुन रही थी। वो उन दोनों से बोली, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। सुहानी और लीजा टिया की बात सुन उसे देखने लगते हैं। टिया उन्हें खुद को ऐसे देखता देखकर बोली, आप दोनों चिंता मत करिए मास्टर, सॉरी मेरा मतलब है सीनियर ने मुझे सब सिखाया हुआ है, मुझे जूडो कराटे सब आते हैं। लीजा और सुहानी टिया की बात सुन मुस्कुराने लगती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। टिया खुश हो जाती है। लीजा टिया को खुश देख बोली, अभी खुश बाद में होना, पहले डिनर बाहर टेबल पर रखने में हेल्प करो। टिया लीजा की बात सुन जल्दी में हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो जैसे ही दाल का बाउल उठाने को आगे बढ़ती है तो उसका सिर अचानक से घूमने लगता है। सुहानी टिया को पकड़ते बोली, टिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? टिया अपने सिर में हाथ रखकर बोली, हाँ सुहानी बस चक्कर आ गए थे, वो शायद सुबह से इधर उधर करने से वीकनेस आ गई है, ऊपर से सीनियर सुबह सुबह प्रैक्टिस कराने के लिए उठा देते हैं। लीजा टिया की बात सुन हंसते बोली, देखा सुहानी ये हमारी मदद करने की बात कर रही थी, अब देखो इतने में इसे चक्कर आने लगे हैं। टिया लीजा की बात सुन मुंह बना लेती है और सुहानी लीजा को चुप कराते हुए, लीजा उसे परेशान करना बंद करो और जल्दी से डिनर टेबल पर सर्व करवाओ। लीजा हमें अपना सिर हिला देती है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और सुहानी लीजा और टिया सबको डिनर सर्व करने में लगी थी। सुहान आर्यन के बगल में बैठा हुआ था, वो अपना खाना खा रहा था। तभी सुहान के कानों में कुछ आवाज़ आती है। सुहान के हाथ अचानक रुक जाते हैं और वो अपना सर इधर उधर घुमाकर सुहानी को देखता है और फिर उसके पेट को गौर से देखता है और फिर अपनी नज़र हटाकर लीजा और टिया को देखता है। सुहान कुछ देर टिया को गौर से देखता है और फिर अपनी नज़र हटाकर दोबारा खाना खाने लगता है। आर्यन सुहान को देखते बोला, क्या हुआ चैम्प, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सुहान आर्यन की बात सुन उसे देखने लगता है और फिर अपनी नज़र हटाकर अपनी रूखी आवाज़ में बोला, कुछ नहीं। आर्यन सुहान्स की रूखी आवाज़ सुन मुँह बना लेता है और खुद में बड़बड़ाते बोला, खड़ूस भाई की खड़ूस औलाद। आर्यन ये बात भले ही धीरे से कहता है लेकिन सुहान्स ने सुन लिया था। सुहान्स आर्यन को घूरते बोला, मेरी छोड़ो, आप अपनी सोचो, कहे लिटिल चाचू की लिटिल डरपोक औलाद ना हो जाए। आर्यन सुहान्स की बात सुन अपनी आंखें बड़ी करके अपने दांत पीसते बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, समझे, मैं बड़ा हूँ और मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी खुद बच्ची है अभी और मैं दो दो बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकता। और हाँ, मेरा बच्चा कोई डरपोक नहीं होगा, मेरी तरह इंटेलिजेंट होगा। सुहान आर्यन की बात सुन डबल स्माइल करते बोला, गुड लक चाचू। इतना बोल सुहान्स अपनी जगह से उठ जाता है और सुहान्स कहता है, मॉम मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। सुहान्स अब आर्यन को देखता है और उसे डबल स्माइल करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। आर्यन सुहान्स को ऐसे देख कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद से बोला, ये चैम्प मुझे गुड लक क्यों कह रहा था और ऐसे हंस क्यों रहा था? अजीब है ये सच में, ये पूरा अपने बाप पर गया है। इतना बोल आर्यन अपना सिर झटक देता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में सबका खाना हो जाता है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और मोक्ष, रक्षिता और आर्यन स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में मोक्ष, रक्षिता और आर्यन बैठे थे। आर्यन सोफे पर बैठा मोक्ष को देखकर बोला, भाई क्या केविन भाई भी जिंदा है? मोक्ष आर्यन के सवाल को सुन उसे गौर से देखने लगता है जो उसे उम्मीद से देख रहा था। मोक्ष बस सिर हिला देता है। आर्यन मोक्ष की हाँ सुन खुश हो जाता है और जल्दी से भागकर मोक्ष के गले लग जाता है। आर्यन मोक्ष के गले लगते बोला, भाई आप सच कह रहे हैं ना? मोक्ष आर्यन की पीठ थपथपाते हुए बोला, हाँ छोटे, अब मुझे छोड़ो। आर्यन मोक्ष से दूर होता है और फिर खुश होकर कहता है, भाई वो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। मोक्ष आर्यन को देखते बोला, वो यहीं मुंबई में ही है, होली के बाद चलेंगे उससे मिलने, अभी तुम रूम में जाओ, लेट हो गया है। आर्यन मोक्ष की बात सुन उसकी गाल पर पप्पी देते बोला, आई लव यू ब्रो। ओके अब मैं चलता हूँ। मोक्ष आर्यन को घूर कर देखता लेकिन फिर डेविल स्माइल करते बोला, ओके तुम जाओ, गुड लक। आर्यन मोक्ष के मुंह से भी गुड लक सुन मुंह बना लेता है और कहता है, भाई आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? चैम्प भी ऐसे कह रहा था, मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ जो आप लोग मुझे गुड लक विश कर रहे हैं। मोक्ष आर्यन को डबल स्माइल देता है और आर्यन चढ़ जाता है और पैर पटकते वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद रक्षित मोक्ष की तरफ देखते बोला, आप उसे गुड लक क्यों कह रहे थे? मोक्ष रक्षित की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, हमारा छोटा बड़ा होने वाला है, उस पर जिम्मेदारी आने वाली है, बस उसके लिए उसे विश कर रहा था। रक्षित मोक्ष की बात सुन समझ नहीं पाता और कहता है, मतलब? मोक्ष रक्षित से अपनी नज़र हटाकर कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, अभी रात बहुत हो गई, तुम भी अब सोने जाओ। इतना बोल मोक्ष स्टडी रूम से बाहर चला जाता है और रक्षित भी हमें अपना सिर हिलाकर अपने रूम में चला जाता है। आर्यन स्टडी रूम से निकलकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। आर्यन अपने रूम में बड़बड़ाते हुए आ ही रहा था, तभी
उसकी नज़र टिया पर जाती है जो सोने की तैयारियां कर रही थी। आर्यन टिया को देख उसके पास आता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, वाइफी तुम अभी तक सोई नहीं, मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? टिया आर्यन का हाथ अपने पेट से हटा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, मैं बस सो ही रही थी। आर्यन टिया को चिढ़ते हुए देखकर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो प्यार से पूछ रहा था। टिया आर्यन की बात सुन मुंह बनाकर बोली, मैं कोई चिढ़ नहीं रही, बस आप मुझसे ऐसे चिपका मत किया करो। आर्यन टिया को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसे घूरते हुए दांत पीस कर बोला, टिया तुम्हें मुझसे गुस्सा होना है हो लो, मारना है मार लो, लेकिन ये मत बोलना कि मैं तुमसे दूर रहूं। इतना बोल आर्यन टिया को अपनी सर्द नज़रों से देखने लगता है। टिया उसे खुद से दूर करने लगती है। आर्यन टिया को दूर करता देख उसे अपने और पास खींच उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और ज़बरदस्ती किस करने लगता है। टिया को आर्यन की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन आर्यन उसे और कसकर पकड़ लेता है और रफ़ तरीके से किस करने लगता है, जिससे टिया के होठों से खून आने लगता है और आर्यन को अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस होता है। आर्यन उसके होठ छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। टिया का चेहरा लाल हो गया था, वो गुस्से से आर्यन को देखती है और आर्यन उसे अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। टिया गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आर्यन अचानक थप्पड़ पड़ने से हैरान और गुस्से से उसे देखने लगता है। टिया भी गुस्से में लाल चेहरा लिए उसे घूर रही थी। टिया उंगली दिखाकर बोली, अगली बार मेरे करीब आने की कोशिश मत करिएगा। इतना बोल वो बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। आर्यन गुस्से में कांपता हुआ उसे लाल आंखों से घूरता रहता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है और जोर से सामने लगे मिरर पर मुक्का मार देता है, जिससे मिरर में क्रैक आ जाता है। वो उसे टूटे हुए शीशे में खुद को देखते हुए दांत पीस कर कहता है, वाइफी तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इस वक्त वो बेहद खतरनाक लग रहा था, जैसे उसके अंदर का कोई राक्षस बाहर आ गया हो। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज से पहले किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। उसका मन कर रहा था कि वो टिया को जान से मार दे, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वॉशरूम में अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो ठंडे पानी का शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करता है। मोक्ष रूम में आता है तो उसे रूम में कोई नहीं दिखता है। मोक्ष इधर-उधर चेक करता है, लेकिन उसकी सुहानी नहीं दिखती। मोक्ष अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम से सुहानी की आवाज़ सुनाई देती है। मोक्ष के कदम रुक जाते हैं और वो वॉशरूम की तरफ देखने लगता है। मोक्ष अपने कदम वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। मोक्ष जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करके देखता है अंदर, तो उसकी आँखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अंदर सुहानी वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर वॉमिटिंग कर रही थी। मोक्ष जल्दी से आगे बढ़ता है, सुहानी के पास आता है और सुहानी के बालों को पीछे से पकड़ उसकी पीठ में रफ करने लगता है। मोक्ष सुहानी की पीठ में रफ करके बोला, रैबिट रिलैक्स, सब ठीक है, लंबी लंबी सांस लो। सुहानी मोक्ष की बात सुन वॉमिटिंग करने के बाद लंबी लंबी सांस लेने लगती है। मोक्ष सुहानी के चेहरे को देखता है जो पूरा मुरझाया हुआ लग रहा था। मोक्ष सुहानी के चेहरे में पसीने से चिपके बालों को पीछे करता है और फिर हाथ में पानी लेकर सुहानी के चेहरे को साफ करने लगता है। मोक्ष सुहानी का चेहरा धोकर उसे साफ करके अपनी गोद में उठाकर उसे रूम में ले आता है और उसे बेड में लिटाकर उसके सिर को सहलाने लगता है। मोक्ष सुहानी के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। सुहानी की आंखें बंद थी। मोक्ष सुहानी के बालों को सहलाते हुए सुहानी से पूछता है, रैबिट तुम्हें उल्टी कैसे हुई? सुहानी मोक्ष की बात सुन अपनी आंखें बंद करते हुए कहती, पता नहीं हमें, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया था। कल सुबह भी जब मैं सोकर उठी थी तो ऐसे ही अचानक उल्टी हो गई थी और अब तो मुझे चक्कर आने लगे थे। मोक्ष सुहानी की बात सुन उसके पास लेटकर उसका सिर अपने सीने में छिपाते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इतना बोल मोक्ष सुहानी को सुलाने लगता है। सुहानी भी मोक्ष की कमर में अपने हाथों को लपेटकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर सो जाती है और मोक्ष भी सुहानी के बालों को सहलाते हुए सो जाता है। अगली सुबह, आज होली थी इसलिए अब लोग बाहर आंगन में खड़े थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। सुहानी अपने हाथों में रंग लिए छिपकर मोक्ष के पीछे जाती है और उसके चेहरे में जैसे ही रंग लगाने को होती है तभी मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के हाथों को पकड़ता है, सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो पीछे से मोक्ष को देखने लगती है जो आगे देख रहा था। मोक्ष सुहानी को बिना देखे ही कहता है, रैबिट फिर से धोखे से मुझे रंगने आई हो। सुहानी मोक्ष की बात सुन मुस्कुराने लगती है। मोक्ष जब सुहानी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचता है और उसे देखने लगता है, सुहानी मोक्ष को देख मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करके कहती है, आपसे किसने कहा अभी मैं आपको धोखे से रंगने आई हूँ? मैं तो इस बार आपसे रंग लगवाने आई हूँ। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, रैबिट तुम जानती हो ना मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। फिर भी सुहानी मोक्ष की बात सुन मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आप भी जानते हैं ना मुझे सबसे पहले रंग आपसे ही लगवाना पसंद है। मोक्ष सुहानी का मासूम चेहरा देखकर अपना सिर हिला देता है और फिर सुहानी के हाथों को उसके गालों में लगा देता है, जिससे सुहानी के गालों में रंग लग जाता है। मोक्ष सुहानी को कमर से पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। सुहानी भी मोक्ष की आंखों में ही देख रही थी।
मोक्ष सुहानी के गालों में अब अपने गाल रख देता है। सुहानी अपनी आंखें बंद कर देती है। मोक्ष सुहानी के गाल को अब अपने गाल से रब करते हुए हटा देता है, जिससे सुहानी के गालों से लगा रंग मोक्ष के गालों में लग जाता है। सुहानी अपनी आंखें खोलती है और मोक्ष को देखने लगती है। वो भी अब अपने दूसरे हाथ में रखे रंग को मोक्ष के गालों में लगा देती है और फिर उसके गाल से अपने दूसरे गाल को हल्के से छू देती है, जिससे मोक्ष के गाल में लगा रंग सुहानी के गाल में लग जाता है। मोक्ष और सुहानी अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को रोमांस करता देख रक्षित मोक्ष और सुहानी की तरफ आ जाता है और उनके पीछे खड़ा होकर रक्षित आर्यन की तरफ इशारा करके कुछ मांगता है। आर्यन रक्षित के इशारे को समझ एक बाल्टी लाता है जिसमें रेड कलर का पानी भरा था। आर्यन वो बाल्टी रक्षित को पकड़ा देता है तो रक्षित मोक्ष और सुहानी को देखता है जो अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। रक्षित बाल्टी उठा दोनों पर रंग से भरी बाल्टी का पानी डाल देता है। मोक्ष सुहानी जो एक दूसरे में खोए थे वो अचानक पानी पड़ने से होश में आते हैं और जल्दी से एक दूसरे से दूर होकर सामने खड़े रक्षित और आर्यन को घूरने लगते हैं। रक्षित और आर्यन मोक्ष की घूरती नज़र को महसूस कर मोक्ष को देख जल्दी से वहां से भागते हुए बोले, सॉरी भाई, बुरा न मानो, होली है, बोलकर वहां से गायब हो जाते हैं और मोक्ष अपनी खा जाने वाली नज़रों से उन्हें घूरते रहता है। आर्यन भागते भागते अचानक किसी से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। आर्यन जिसे टकराया था वो भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। आर्यन जिससे टकराया था वो कोई लड़की थी जो उसके नीचे और आर्यन उसके ऊपर था। आर्यन जैसे ही किसी अनजान लड़की को अपने नीचे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे अपनी सर्द नज़रों से घूर कर उसके ऊपर से उठने लगता है। आर्यन जैसे उस लड़की के ऊपर से उठने लगता है तो उसका पैर स्लिप होता है और वो वापस उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की आर्यन को फिर से अपने ऊपर गिरता देख अब उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगती है। आर्यन जैसे ही फिर से उस लड़की के ऊपर से उठने लगता है कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी टिया पर चली जाती है जो उन दोनों को ऐसे देख शॉक हो जाती है। आर्यन टिया को देख उस लड़की के ऊपर से उठते हुए बोला, वाइफी ऐसा कुछ नहीं है तुम जैसा सोच रही हो। आर्यन ने इतना बोला ही था कि उस लड़की ने आर्यन को अपनी तरफ खींचते बोला, हे बेबी, लगता है तुम भी तान्या बजाज की खूबसूरती में फिसल ही गए। आर्यन उस लड़की का नाम जिसका नाम तान्या था उसकी बात सुन उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगता है और फिर टिया की तरफ देखता है। टिया उस लड़की की बात सुन और आर्यन को अभी उसके ऊपर ऐसे देख रोने लगती है और आर्यन से बिना कुछ कहे रोते हुए अंदर भाग जाती है। आर्यन टिया को ऐसे रोते हुए भागता देखता है तो तान्या के ऊपर से उठने लगता है, लेकिन इससे पहले आर्यन उठता तान्या आर्यन के गले में अपनी दोनों बाहों को लपेट कर कहती है, हे स्वीट हार्ट, कहाँ चले? तुम्हारे नीचे अभी इतनी खूबसूरत लड़की है और तुम बिना उसे देखे ऐसे जा रहे हो। आर्यन उस लड़की की बात सुन उसे अपनी लाल आंखों से घूरता है और उसके हाथों को अपने गले से बाहर निकाल उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है और फिर तान्या को देख अपने दांत पीसते बोला, अपनी हद में रहो समझी, अगर इतना ही शौक है अपनी खूबसूरती में लड़कों को फंसाने का तो अपने ये शौक कहीं और जाकर पूरे करो, मेरे सामने नहीं, क्योंकि तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे घर में काम करने वाली मेड है। इतना बोल आर्यन उसे एक डेंजरस लुक देकर टिया के पीछे घर के अंदर चला जाता है। तान्या आर्यन की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में तिलमिला जाती है क्योंकि आर्यन ने उसकी बराबरी अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट से की थी, जिससे तान्या को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तान्या आर्यन को जाता देख दांत पीसते हुए कहते, तुमने तान्या बजाज की इंसल्ट की है, इसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूँगी। इतना बोल तान्या जिधर आर्यन गया था उस तरफ नफ़रत से देखने लगती है और फिर पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। बाकी सब लोग अभी भी एक दूसरे के साथ मज़े से होली खेलने में लगे थे। आर्यन घर के अंदर आता है तो उसे टिया कहीं नहीं दिखती। आर्यन अब उसे ढूँढने लगता है तो उसे टिया कहीं नहीं दिखती। आर्यन अब अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आर्यन जैसे अपने रूम के डोर पर पहुँचता है और डोर ओपन करने लगता है तो डोर नहीं खुलता है। आर्यन फिर से डोर को खोलने की कोशिश करता है तो फिर भी डोर नहीं खुलता है। आर्यन डोर पर नॉक करने लगता है और टिया को आवाज़ देते हुए कहता है, वाइफी प्लीज़ ओपन द डोर, लेकिन उसके बोलने से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। आर्यन फिर से डोर पर नॉक करते हुए कहता, वाइफ़ी मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, देखो तुमने जो देखा वैसा कुछ नहीं था, एक बार मेरी बात सुन लो वाइफ़ी। टिया फिर भी कोई जवाब नहीं देती और ना ही डोर खोलती है। आर्यन को अब टिया के लिए डर लगने लगता है क्योंकि टिया ना तो दरवाज़ा खोल रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। आर्यन को अब घबराहट होने लगती है। आर्यन अब ज़ोर-ज़ोर से डोर पर नॉक करने लगता है और अपनी तेज़ आवाज़ में कहता है, वाइफ़ी देखो मैं लास्ट बार कह रहा हूँ दरवाज़ा खोल दो। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये डोर तोड़ दूँगा। आर्यन ने ये बात ज़रा गुस्से में कही थी लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि टिया ने अभी डोर नहीं खोला था। आर्यन को अब कुछ गड़बड़ लगती है। आर्यन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है। आर्यन के मैसेज करने के 1 मिनट बाद उसके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन बीप की आवाज़ आती है। आर्यन अपना फ़ोन चेक करता है और फिर डोर पर एक पासवर्ड डालता है। आर्यन जैसे ही डोर पर वो पासवर्ड डालता है तो डोर ओपन हो जाता है और वो तुरंत अंदर चला जाता है। आर्यन डोर खोल जल्दी से अंदर जाता है और टिया का आवाज़ देने लगता है,
लेकिन ये क्या, टिया तो रूम में ही नहीं होती है। आर्यन हैरान हो जाता है और वो टिया को आवाज़ देने लगता है, वाइफ़ी कहाँ हो तुम? देखो मुझे परेशान करना बंद करो। अब अगर मैंने तुम्हें ढूँढ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, इसलिए तुम खुद चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। आर्यन ये बोलते हुए पूरे रूम में अपनी नज़र घुमाता है, लेकिन उसे रूम में टिया नहीं दिखती है। आर्यन अब और ज़्यादा घबराने लगता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ याद आता है और आर्यन जल्दी से वॉशरूम की तरफ देखता है जहाँ का डोर बंद था। आर्यन जल्दी से आगे बढ़कर वॉशरूम का डोर खोलता है और अंदर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि टिया इस वक्त शावर के नीचे बैठी हुई रो रही थी। उसके चेहरे पर शावर का पानी गिर रहा था, पर उसके आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। आर्यन टिया को ऐसे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से टिया के पास आ उसके नीचे बगल में बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टिया आर्यन को अपने पास देख गुस्से से उसका हाथ अपने चेहरे से झटक देती है और उसे देख रोते हुए गुस्से में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसी के पास जाइए ना जिसके ऊपर आप गिरे हुए थे। आर्यन टिया की बात सुन अपने सिर पर हाथ मार देता है और फिर टिया को देख प्यार से कहता है, टिया बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं बस गलती से उसे टकरा गया था जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं उसके ऊपर गिर गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। टिया आर्यन की बात सुन उसे धक्का देते हुए बोली, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कल मैंने आपको खुद के करीब नहीं आने दिया और आपको थप्पड़ मारा, इसलिए आप उसके पास चले गए। आर्यन अब टिया की बात सुन गुस्से में उसे घूरने लगता है। वो टिया को अपनी तरफ खींच उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, उससे अपनी डार्क नज़रों से घूरने लगता है और फिर अपने दाँत पीसते हुए गुस्से में कहता है, शट अप टिया, एक शब्द भी अब और तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। तुम्हें मैं जब प्यार से कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, फिर भी तुम मुझ पर शक किए जा रही हो। एक बार कह दिया ना कि गलती से उसे टकरा गया था, लेकिन नहीं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन नहीं, पता नहीं आजकल तुम इतना अजीब बिहेव क्यों किए जा रही हो? हर छोटी-छोटी बातों पर या तो गुस्सा हो जा रही हो या रोना-धोना कर रही हो या फिर मुझ पर हाथ उठा देती हो। तुम्हारा ये मूड स्विंग मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कल भी तुमने मुझ पर बिना बात के हाथ उठा दिया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और अब भी तुम वही कर रही हो। बिना बात के मुँह फुलाकर मुझसे झगड़ा करने पर लगी हो। टिया आर्यन की बात सुन उसे गुस्से में देखते बोली, अच्छा मैं बिना बात के आपसे झगड़ रही हूँ, ठीक है। फिर अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी और ना ही आपसे अब बात करूँगी। मैं मोक्ष भाई से बोलकर वापस मसूरी चली जाऊँगी, फिर आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा और आप आराम से अपने उस चुड़ैल के साथ रहना। आर्यन टिया की बात सुन हैरान हो जाता है। वो टिया को घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। मैंने तुम्हें कहा ना मैं सच बोल रहा हूँ, तो तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? अगर आप सच बोल रहे हो तो आप उस चुड़ैल के ऊपर क्या रहे थे? और वो चुड़ैल आपको ये भी तो कह रही थी कि आप भी उसके प्यार में गिर गए हैं। टिया ने रोते हुए आर्यन के सीने में मारते हुए कहा। आर्यन टिया की बात सुन मुस्कुरा के उसके माथे को चूमते बोला, अच्छा, इसका मतलब मेरी वाइफ़ी को मुझे किसी और के करीब देख जलन हो रही है। टिया आर्यन की बात सुन उसे खुद से दूर करते बोली, आप हटो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप उसी के पास जाइए, छोड़िए मुझे। आर्यन अपनी पकड़ टिया के ऊपर कमर पर मजबूत करते बोला, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, तुम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये आर्यन सिर्फ एक ही के प्यार में गिरा है और सातों जन्म उसी के प्यार में गिरेगा, समझी? टिया आर्यन की बात सुन उसे एकटक देखने लगती है। आर्यन की ऐसी बातें सुन टिया की धड़कनें तेज हो जाती है। आर्यन टिया को ऐसे देख हल्का सा मुस्कुरा जाता है और फिर उसे अपने करीब करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। टिया आर्यन के चूमने से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगती है। धीरे धीरे वो भी आर्यन के प्यार में शामिल हो जाती है। आर्यन टिया को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और अपने सारे गिले शिकवे भुला देते हैं। अब तक सब लोग ही होली के रंग में पूरी तरह रंग कर नहाने के लिए आ गए थे। मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है और सुहानी को सीधे वॉशरूम के अंदर ले जाता है। सुहानी मोक्ष को देख के कहती है, भाभी आप बाहर जाइए, पहले मैं शावर ले लेती हूँ। सुहानी अभी बोल ही रही थी कि तभी मोक्ष सुहानी के होठों पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, बाद में क्यों रैबिट, हम दोनों आज साथ में नहाएंगे, इससे हमारा रोमांस भी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते और वो अपना सिर मोक्ष के सीने में छिपा लेती। सुहानी मोक्ष की बात से बहुत शर्मा रही थी। सुहानी को शर्माता देख मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर सुहानी की कमर में हाथ डाल उसके कुर्ते की जिप खोलने लगता है। सुहानी मोक्ष को ऐसे करता देख उसके कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। मोक्ष धीरे धीरे सुहानी के कुर्ते को उसके जिस्म से अलग कर देता है और फिर उसे खुद से दूर कर गौर से देखने लगता है। सुहानी मोक्ष को खुद को ऐसे देखते देख जल्दी से अपने सीने को अपने हाथों से ढक उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। मोक्ष सुहानी की खुली पीठ को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगता है। मोक्ष अपने कपड़ों को भी अपने जिस्म से अलग कर शावर ऑन कर देता है
और फिर सुहानी की पीठ पर अपने हाथ रख धीरे-धीरे उसे सहलाने लगता है। सुहानी जैसे अपनी पीठ पर मोक्ष के ठंडे हाथों को महसूस करती है तो उसकी साँसें तेज़ हो जाती है और उसके मुँह से एक सिसकी निकल जाती है। मोक्ष सुहानी के सिसकी सुन उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे उसकी पीठ मोक्ष के सीने से जा लगती है। सुहानी कसकर अपनी आँखें बंद कर लेती है। मोक्ष उसके कंधे पर अपने होंठ रख धीरे-धीरे कंधे से होते हुए कॉलर बोन तक अपने होंठ फैलाने लगता है, जिससे सुहानी की साँसें बेकाबू होने लगती हैं। मोक्ष उसकी हालत देख खुद भी अपना संयम खोने लगता है। सुहानी आंखें बंद कर मोक्ष की नज़दीकियों को महसूस कर रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कुछ चुभता सा महसूस होता है, जिससे वो झट से आंखें खोल देती है और पीछे हाथ ले जाती है। उसी पल मोक्ष उसके गले पर हल्का सा काट लेता है और गहरी सांस लेने लगता है। सुहानी को एहसास होता है कि वो उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष अब उसे खुद से दूर नहीं होने देता। वो उसके कंधे को पकड़कर उसे और करीब खींच लेता है। सुहानी घबरा जाती है। मोक्ष उसके कंधे पर चेहरा झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे बेकाबू करके अब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत रैबिट, तुम जानती हो अब मैं शांत नहीं होने वाला हूँ। सुहानी उसकी बात सुन आंखें कसकर बंद कर लेती है और तेज सांसें लेने लगती है। मोक्ष उसे चूमते हुए अपनी बाहों में समेट लेता है और दोनों अपने प्यार में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद मोक्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आकर अपने प्यार को और गहरा कर लेते हैं। बाहर होली की हलचल थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अब भी तेज थी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के दुश्मनों को उसके इंडिया में होने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए आने वाले समय उनके लिए नई मुश्किलें लेकर आने वाला था। वो एक अंधेरे कमरे में बैठे मोक्ष को कमज़ोर करने के लिए प्लान बना रहा था। वो शख्स अंधेरे में बैठा हुआ था और उसके सामने इस वक्त एक आदमी सिर झुकाए खड़ा था। वो शख्स उस आदमी की तरफ देखते बोला, ओ तो आखिरकार मिस्टर मोक्ष खुराना इंडिया पहुंच ही गए। वैसे मैं तो भूल ही गया था, वो तो माफिया किंग है, कोई ना, पर उसने हमारा काम आसान कर दिया। वो शख्स अपने सामने खड़े आदमी से बोला, मिस्टर अभिनव कपूर, बहुत हुआ अब लुका छिपी का खेल, अब बारी है खुलकर वार करने की। अपनी बेटी को भी बुला दो, उसे भी अब और छिपने की ज़रूरत नहीं है। अभिनव कपूर उस शख्स की बात सुनकर बोला, जी सर, मैं उसे आज ही इंडिया वापस बुलाता हूँ। मिस्टर कपूर अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोले, सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो शख्स मिस्टर कपूर की बात सुनकर हल्का हंसते बोला, मिस्टर कपूर आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज आप जो चाहे पूछ सकते हैं, इसीलिए बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। मिस्टर कपूर उस शख्स की बात सुन हकलाते हुए बोले, वो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप मोक्ष की जान के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि वो तो आपका भतीजा है, आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है उससे जो आप उसकी जान लेना चाहते हैं। मिस्टर कपूर का सवाल सुन एक पल के लिए वहाँ शांति छा जाती है, जिसे देख मिस्टर कपूर के माथे पर डर से पसीना आ जाता है। तभी उनके कानों में ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ गूंजती है और वो शख्स मिस्टर कपूर को देखते बोला, हाँ मिस्टर कपूर, लगता है आपको नहीं पता पावर और पैसा पाने के लिए इंसान क्या-क्या नहीं करता। पैसा और पावर के लिए जब एक भाई अपने भाई को मार सकता है, तो क्या एक चाचा पावर के लिए अपने भतीजे को रास्ते से नहीं हटा सकता? इतना बोल वो इंसान हंसते हुए अंधेरे से बाहर आता है, जिससे उसका चेहरा उजाले में साफ दिखने लगता है। ये शख्स कोई और नहीं मोक्ष के चाचा आशीष खुराना थे। आशीष खुराना मिस्टर कपूर के पास आकर हंसते बोले, मैं तो उसका चाचा हूँ और पैसे व पावर के लिए उसे मारने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन बेचारा मेरा भतीजा, उसे यही नहीं पता कि जिस दुश्मन को वह इधर-उधर ढूँढ रहा है, वो दुश्मन उसके बहुत करीब है, जो उसे रास्ते से हटाकर खुद उसकी चेयर पर बैठना चाहता है। इतना बोल आशीष ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और फिर अचानक चुप होकर अपने मन में कहता है, भतीजे तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम मुझसे सबसे दूर थे, सेफ थे, लेकिन अब तुम खुद अपनी मौत के पीछे वापस आए हो। 2 दिन बाद मोक्ष अपने रूम में मिरर के सामने तैयार होकर खड़ा था और अपने बाल सेट करके अपना फ़ोन चेक करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। मोक्ष अपने फ़ोन में देखते हुए कॉरिडोर से नीचे जा रहा था कि तभी उसके सामने सुहांस आकर खड़ा हो जाता है। मोक्ष जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, अचानक सुहांस को सामने देख उसके कदम रुक जाते हैं और वो उसे देखने लगता है, जो एक्सप्रेशनलेस होकर उसे घूर रहा था। मोक्ष की आईब्रो हल्के ऊपर उठ जाती है और वो भी बिना भाव के उसे देखने लगता है। सुहान अपनी नीली आँखों से मोक्ष को देखते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं डैड? मोक्ष अचानक सवाल सुन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन खुद को सँभाल कर कहता है, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुहान उसकी बात सुन आँखें छोटी करते हुए बोला, डैड क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ? मोक्ष भी आँखें छोटी करके बोला, तुम इन सब से दूर रहो। हाँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले भी कहा था, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। सुहांस भी मोक्ष की आँखों में आँखें डाल के खड़ा रहता है। वो मोक्ष की आँखों में आँखें डालते हुए उसी की टोन में कहता है, और मैं डैड, मैंने भी आपसे कहा था, मैं आपके साथ चल रहा हूँ मतलब चल रहा हूँ। अगर आप मुझे साथ लेकर नहीं गए तो मैं मॉम को सब बता दूँगा कि आप 1 हफ़्ते के बाद क्या करने वाले हैं।
मोक्ष सुहांस की धमकी सुन अपने हाथों की मुठिया कस देता है और फिर अपने जबड़े कसते हुए कहता है, सुहांस, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारी पर्सनल बातें मत सुना करो। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आती है मेरी बात। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सुनने की क्षमता ही छीन लूंगा। सुहांस मोक्ष की बात सुन नीचे जाते हुए बोला, आपको जो करना है डैड आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं मोक्ष और सुहानी का अंश सुहांस हूँ, जिस पर आपकी पावर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आपकी ही नहीं मॉम की भी पावर है। हाँ, आप चाहे तो एंजल में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉम की तरह ही होगी। मोक्ष सुहांस की बात सुन उसे घूरने लगता है, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो सुहांस के पास आ उसे अपनी गोद में उठा उसे मुस्कुराते हुए देखते बोला, अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपनी बहन को एंजल सुनकर। अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो और मुझे अब पूरा यकीन है मेरे जाने के बाद तुम अपनी मॉम और अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। सुहांस जैसे ही मोक्ष की बात सुनता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है और वो मोक्ष को कस के पकड़ उसे घूरने लगता है। मोक्ष अपनी शर्ट पर सुहांस की पकड़ को देखता है और फिर उसकी आंखों में जो अब लाल दिखने लगी थी, मोक्ष सुहांस को ऐसे देख उसे तुरंत अपने गले से लगा लेता है और फिर आगे जाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ चैम्प, तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो, पर बेटा मुझे जाना तो होगा ही तुम्हारी मॉम के लिए। सुहांस मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। मोक्ष जाते हुए ही सुहांस के माथे को चूमते बोला, तुम जानते हो चैम्प, वो लोग तुम्हारी मॉम के पीछे पड़े हैं। मैं बचपन से तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैंने तुम्हारी मॉम से शादी भी इसीलिए की थी ताकि मैं उसे हमेशा सेफ रख सकूँ। इसीलिए तुम्हारी मॉम को सेफ रखने के लिए मुझे उनके पास जाना होगा और तुम और तुम्हारी मॉम रक्षित चाचू और आर्यन चाचू के साथ यहाँ से पेरिस जाओगे और हमेशा वहीं शिफ्ट हो जाओगे। मोक्ष सुहांस को फार्म हाउस से बाहर ले जाते हुए कहता है, चैम्प, मेरे जाने के बाद तुम अपनी मॉम और अपनी बहन का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। मुझे ये नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा भी कि नहीं, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा भी तो भी तुम इंडिया वापस मत आना और ना ही मुझे ढूंढना। बस तुम अपनी मॉम और एंजल के साथ उनका सेवियर बनकर रहना। इतना बोल मोक्ष सुहांस को कार में बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में आकर बैठ जाता है। सुहास मोक्ष की बात सुनकर कहता है, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और ना मॉम को कहीं ले जाऊँगा। डैड आप फिर से मॉम को छोड़ के जा रहे हो। मेरे टाइम पर भी आप मॉम के साथ नहीं थे और अब फिर से एंजल के टाइम पर भी आप यही कर रहे हो। मोक्ष जैसे ही सुहान की बात सुनता है तो उसकी आंखों में एक दर्द भर जाता है और उसके हाथ स्टेयरिंग में कस जाते हैं। सुहांस एकटक मोक्ष को देख रहा था और भी अपने पापा के अंदर का दर्द समझ सकता था। सुहांस अब मोक्ष से अपनी नज़र हटा लेता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। करीब घंटे की लंबी ड्राइविंग के बाद मोक्ष की गाड़ी शहर से दूर बने एक घर के आगे रुकती है। ये घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। मोक्ष कार से बाहर निकलता है और पैसेंजर सीट से सुहांस को भी बाहर निकालता है। वो लोग जैसे ही अंदर के लिए जाने लगते हैं कि उन्हें अपनी थोड़ी दूरी पर अभी रक्षित और आर्यन खड़े दिखते हैं। मोक्ष जैसे उन्हें देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो सुहांस का हाथ पकड़ उनके पास आता है और फिर उन्हें घूरते हुए कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन मोक्ष को देखते हुए कहता है, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे आपका क्या मतलब है? आप भूल गए लगता है। मैंने आपसे कहा था मुझे भी उनसे मिलना है, लेकिन आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर आए, इसीलिए मैं खुद आ गया। मोक्ष आर्यन की बात सुन रक्षित को घूरने लगता है। रक्षित मोक्ष को खुद को घूरता देख मुंह बनाते हुए कहता है, आप मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हैं? मैं नहीं लेकर आया इसे, यहाँ ये छिपकर मेरे पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा है। इसमें मेरा हाथ नहीं है। हाँ, तुम्हारा हाथ तो किसी भी चीज़ में होता ही कब है। 5 साल पहले मोक्ष और सुहानी जो अलग हुए थे ना, उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था और ना ही मोक्ष पर अटैक करने में कभी तुम्हारा हाथ था। तुम हमेशा ही क्लीन चिट थे। अभी ने रक्षित को तंज कसते हुए कहा। रक्षित जो मोक्ष को देख रहा था, अचानक अभी की बात सुन वो उसकी तरफ देखता है और फिर बिना उसे कोई जवाब दिए अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर तुम लोग को यहीं रहना है तो रह सकते हो। इतना बोलकर रक्षित बिना किसी की बात सुने घर के डोर के पास आ जाता है और डोर बेल बजाने लगता है। रक्षित के जाने के बाद मोक्ष घूर कर अभी को देखता है और फिर वो भी सुहांस का हाथ पकड़ रक्षित के पीछे चला जाता है। अभी मोक्ष को जाता देख अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है और फिर दांत पीसते हुए खुद से बोला, मोक्ष तुम एक सांप पर भरोसा करके उसे अपने घर में पनाह दे रहे हो। देखना एक दिन ऐसा आएगा ये अपना फन उठा के तुम्हें ही डसने को तैयार होगा। इतना बोल अभी भी उन सब के पीछे आ जाता है। रक्षित डोर पर नॉक करता है तो थोड़ी देर के बाद एक लड़की जिसकी उम्र 27-28 के आसपास की होगी, वो दरवाजे पर खड़ी होकर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, जी कहिए आपको किससे मिलना है? कोई कुछ कहता। उससे पहले आर्यन उस लड़की को देखते हुए कहता है, हेलो मिस, मेरा नाम आर्यन है और ये सब मेरे भाई हैं, हम यहाँ केविन भाई से मिलने आए हैं। वो लड़की जो पहले ही सबको देख के हैरान थी आर्यन की बात सुनो, वो चौंकते हुए कहते हैं, जी सॉरी, यहाँ तो कोई केविन नहीं रहता और मैं कोई मिस नहीं हूँ। मेरा नाम मिसेस सारा विहान ओबरॉय है, समझे? आर्यन सारा की बात सुन रक्षित की तरफ देखते बोला, भाई ये विहान की बीवी है। आप तो कह रहे थे केविन भाई अपनी खूबसूरत बीवी के साथ यहाँ रहते हैं।
पर यहाँ तो कोई बेहान और उनकी चुड़ैल शक्ल वाली बीवी रहती है। सारा आर्यन की बात सुन उसे घूर के देखने लगती है और फिर अपने दाँत पीसते हुए चिल्ला के कहती है, "तुमने चुड़ैल किसे कहा? चुड़ैल होगी तुम्हारी बीवी समझे।" आर्यन सारा की बात सुन बोरियत से बोला, "मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, पर पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। क्या वो चुड़ैल की तरह मुझे परेशान कर रही है? कभी अचानक खुश हो जा रही है, फिर रो देती है, कभी मुझे खुद के करीब आने नहीं देती और कभी तो मुझ पर हाथ ही उठा देती है। मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है वो मेरी स्वीट रहने वाली बीवी ही नहीं है।" आर्यन ये बात अजीब-सा मुँह बनाकर कह रहा था। सारा आर्यन की बात सुन के उसे हैरानी से देखने लगती है, लेकिन तभी वो आर्यन के चेहरे को देखते हुए कहती है, "वो कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत जल्द बाप बनने वाले हो।" सारा की बात सुन आर्यन की आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्ला के कहता है, "व्हाट?" सारा की बात सुन जहाँ रक्षिता भी और खुद आर्यन की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। वहीं सुहांश और मोक्ष शांत होकर सारा को गौर से देख रहे थे। आर्यन सारा की बात सुन अपने दाँत पीसते बोला, "क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, समझी? और मैं अभी खुद छोटा हूँ, बाप कैसे बन सकता हूँ?" सारा आर्यन को अजीब नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते बोली, "मुझे तो तुम शरीर से ठीक-ठाक लगते हो। हाँ, हो सकता है शायद दिमाग से छोटे हो।" आर्यन सारा की बात सुन गुस्से में चिल्ला के कहता है, "तुमने किसे पागल कहा? तुम हो दिमाग से छोटी, समझी?" सारा आर्यन के चिल्लाने से उसे देखने लगते हैं। फिर अचानक सारा की आंखों से मोटे-मोटे आंसू गिर जाते हैं। आर्यन सारा को ऐसे देख हैरान हो जाता है। वो सारा से बोला, "ये तुम अचानक रोने क्यों लगी?" सारा आर्यन की बात सुन और जोर से रोने लगती है, जिससे आर्यन रक्षित और अभि की तरफ देखते हुए बोला, "अरे यार भाई, मैंने इसे कुछ ज़्यादा कह दिया क्या? ये ऐसे क्यों रोने लगी? ये तो वाइफ़ी की तरह हरकत कर रही है।" रक्षित सारा को ध्यान से देखता है और फिर मोक्ष और सुहांश की तरफ देखता है, जो सारा को अजीब बिहेव करता देख रहे थे। रक्षित आर्यन को देखते हुए कहता है, "लगता है इसके भी तुम्हारी बीवी की तरह मूड स्विंग हो रहे हैं।" आर्यन रक्षित को अजीब नज़रों से देखने लगता है। रक्षित आर्यन को कुछ कहता उससे पहले ही घर के अंदर से एक सर्द आवाज़ आती है, "सारा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?" मोक्ष, रक्षित, सुहांश, अभि और आर्यन जैसे ही आवाज़ सुनते हैं तो सब सामने देखने लगते हैं, जहाँ मोक्ष, रक्षित और अभि की उम्र का एक बहुत ही हैंडसम लड़का दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ सारा पर थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सारा जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है तो वो पीछे मुड़ बच्चों की तरह उसकी तरफ भागती है और उसके सीने से लग जाती है। वो लड़का भी जल्दी से सारा को अपने सीने से छिपाते हुए उसका सिर सहलाते हुए कहता है, "सारा बच्चा, क्या हुआ?" सारा उस लड़के के गले लग सुबकते हुए कहती है, "वीनू, ये गंदे लड़के ने मुझ पर चिल्लाया और मुझे पागल भी कहा और चुड़ैल भी कहा।" सारा वीनू से बच्चों की तरह शिकायत लगा रही थी और उसकी बात सुन वीनू दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ उसे आर्यन, रक्षित और अभि खड़े दिखते हैं। मोक्ष उन सबसे पीछे था, इसलिए उसकी नज़र मोक्ष पर नहीं पड़ती है। लेकिन वीनू जैसे ही आर्यन को देखता है, शॉक्ड हो जाता है। विराट के घर के बाहर 3 काली परछाई खड़ी थी, जो लगातार विराट के घर के अंदर नज़र जमाए हुए थे। ऐसा लग रहा था वो तीनों जैसे घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इस वक्त रात हो रही थी, इसलिए उन तीनों को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। वो तीनों छिपते-छिपाते विराट के घर के पीछे की तरफ आ जाते हैं और वहाँ अंदर जाने के लिए खिड़की दरवाजे चेक करने लगते हैं। वो लोग दरवाज़े चेक करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता है। लेकिन तभी उन्हें खिड़की दिखती है, तो वो धीरे से उसके पास उसे चेक करने लगते हैं। वो लोग खिड़की को हल्के से धक्का मारने लगते हैं। वो खिड़की पहले तो नहीं खुलती है, लेकिन फिर वो थोड़ा ज़ोर से उस खिड़की पर धक्का मारते हैं, तो वो हल्की सी खुल जाती है। जैसे ही वो खिड़की हल्का सा खुलती है तो वो तीनों एक दूसरे को अपनी चमकती आंखों से देखने लगते हैं और फिर उस खिड़की को पूरा खोल वो अंदर जाने लगते हैं। पहले एक परछाई अंदर आती है, जैसे ही दूसरी परछाई अंदर जाने लगती है उसका सिर अचानक घूमने लगता है और वो गिरने को होती है। तभी उसके सामने खड़ी लड़की उसे कंधों से पकड़ के कहती है, "टिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?" टिया अपनी आंखें बंद करके और फिर से खोलते बोली, "हाँ लीज़ा, मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं आजकल चक्कर क्यों आ रहे हैं।" लीज़ा टिया की बात सुन उसका चेहरा ध्यान से देखती है, जो पीला पड़ा हुआ था। लीज़ा टिया को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंदर से सुहानी कहती, "तुम दोनों अपनी बातें बाद में पूरी कर लेना, पहले अंदर चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले।" लीज़ा टिया सुहानी की बात सुन हमें अपना सिर हिला देती है और वो दोनों भी जल्दी से अंदर आ जाती है। वो तीनों अब छिपकर अंदर की तरफ जाती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त घर पर कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। सुहानी लीज़ा की तरफ देखते हुए कहती, "लीज़ा, तुमने तो कहा था कि सर की वाइफ यहाँ है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है।" लीज़ा भी हैरान होकर बोली, "सुहानी, मैंने सही कहा था, उनको यहीं किडनैप करके रखा था। मैंने अच्छे से पता किया था। अगर तुमने अच्छे से पता किया था, तो फिर यहाँ कोई है क्यों नहीं?" सुहानी ने लीजा की तरफ देखा। लीजा भी अब सुहानी को देखते बोली, "वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है।" "कोई बात नहीं, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा तुम तीनों को।" इस आवाज़ को सुन तीनों जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं। वो तीनों जैसे ही पीछे देखती है, शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनके सामने चेहरे पर मास्क लगाए हुए कोई खड़ा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लड़की हो। सुहानी उस लड़की को देख अपने दाँत पीसते बोली, "कौन हो तुम? और विराट सर की वाइफ़ कहाँ है? उस साइंटिस्ट की वाइफ़ जहाँ भी है, सही सलामत है। और रही बात मेरी,
तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। उस लड़की ने सुहानी को नफ़रत से देखते हुए कहा। सुहानी उस लड़की की आँखों में खुद के लिए नफ़रत साफ देख पा रही थी। वह उस लड़की से कहती, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने सर की वाइफ़ को क्यों किडनैप किया है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी उनसे? दुश्मनी उनसे नहीं, तुमसे और तुम्हारे पति मोक्ष खुराना से है। उस लड़की ने दाँत पीसते हुए कहा। सुहानी उस लड़की की बात सुन हैरान होकर बोली, हमसे? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जितना मुझे पता है मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। सुहानी की बात सुन वो लड़की ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। हा हा हा! हँसते-हँसते अचानक वो लड़की चुप हो जाती है और सुहानी के पास आ गुस्से से बोली, तुमने किया है, जो भी किया है तुमने किया है। अगर तुम मोक्ष की लाइफ में नहीं आती तो आज मोक्ष मेरा होता। तुम सबसे बड़ी दुश्मन हो मेरी। अगर उस दिन कॉलेज में तुम्हारी दोस्त तुमको ना बचाती तो आज तुम मोक्ष की लाइफ से आउट हो गई होती और मैं मोक्ष की लाइफ में होती। सुहानी उसकी बात सुन शॉक हो जाती है। वो अपने सामने खड़ी पागल लड़की को हैरान होकर देखने लगती है। सुहानी की आंखों के सामने 5 साल पहले गीता का एक्सीडेंट वाला सीन घूमने लगता है, जिसे याद कर सुहानी को गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखों में अब गुस्सा दिखने लगता है और वो उस लड़की की आंखों में गुस्से से देखते हुए, इसका मतलब वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि तुमने जानबूझकर किया था। वो लड़की सुहानी की बात सुन नफरत से बोली, हाँ मैंने ही किया था तुम्हें मारने के लिए, पर तुम्हारी दोस्त बीच में आ गई। उसकी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगर वो बीच में नहीं आती तो तुम आज ज़िंदा नहीं होती और ना ही मोक्ष मुझे पकड़ता और ना ही वो मुझे इतना टॉर्चर करता। लेकिन अब मैं अपने हर एक ज़ख्म का बदला लूँगी। अच्छा हुआ तुम खुद चलकर यहाँ तक आ गई हो। अब मैं तुम्हें टॉर्चर करके उस मोक्ष को तड़पाऊँगी। जान बचती है ना उसकी तुम में, अब मैं उसकी ही जान पर वार करके अपने हर एक ज़ख्म का बदला उससे सूद समेत लूँगी। सुहानी उस लड़की की बात सुन हँसने लगती है और उसको हँसता देख लीज़ा और रिया भी हँसने लगती है। वो लड़की उन तीनों को हँसता देख गुस्से से बोली, लगता है अपनी मौत को पास में देख तुम तीनों का दिमाग हिल गया है। सुहानी उसकी बात सुन बोली, हमारा कोई दिमाग नहीं हिला है। हम तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हँस रहे हैं। मिस अंजलि कपूर, सुहानी ने अंजलि नाम पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर दिया। अंजलि सुहानी के मुँह से खुद का नाम सुन शॉक हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। सुहानी अंजलि को हैरान देखकर डेविल स्माइल करते बोली, क्या हुआ मिस अंजलि? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मिस अंजलि नहीं, तुम तो मिस्टर खुराना की मिस्ट्रेस हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? अंजलि ने जैसे ही सुहानी के मुँह से ये बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो सुहानी को देखने लगती है। सुहानी अंजलि का चेहरा देख हंसते बोली, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता? लगता है तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ। कोई ना, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। इतना बोल सुहानी अंजलि के करीब आ उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोली, आई एम अ क्वीन ऑफ द डबल किंग। अंजलि सुहानी की सर्द आवाज सुन डर जाती है। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही अंजलि सुहानी के मुंह से क्वीन ऑफ द डबल किंग सुनती है तो उसके कदम खुद ब खुद सुहानी से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सुहानी अंजलि को खुद से ऐसे डरते देख डबल स्माइल करने लगती है और फिर पीछे हट अंजलि से कहती है, विराट सर की वाइफ कहाँ है? अंजलि सुहानी की बात सुनकर बोली, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेंगी। तुम मुझे मार भी दो तब भी तुम उस तक नहीं पहुँच पाओगी। अब वो भी मरेगी और साथ में उसका बच्चा भी जाएगा। सुहानी जैसे ही अंजलि की बात सुनती है उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर उसके जबड़े को पकड़ते बोली, क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ बोलो, क्या किया तुमने? कहाँ है वो? अंजलि सुहानी को देख हंसने लगती है और फिर अपने हाथ में पहनी वॉच का बटन प्रेस करती है। जैसे ही सुहानी उस बटन को प्रेस करते हुए देखती है तो सुहानी उसके हाथ से वॉच छीन लेती है और जैसे ही उस वॉच को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सुहानी अंजलि को देख के बोली, ये तो अभी सुहानी ने इतना ही बोला था कि तभी अंजलि हंसते बोली, बॉम्ब से कनेक्ट वॉच है जिसे मैंने एक्टिव कर दिया और अब अगले 30 मिनट में ये सब खत्म हो जाएगा। अंजलि की बात सुन सुहानी की पकड़ अंजलि पर ढीली पड़ जाती है और वो उस वॉच को देखने लगती है। अंजलि को जैसे ही सुहानी की पकड़ ढीली महसूस होती है तो वो तेज़ी से उसे खुद से दूर धक्का देती है और वहाँ से भागने लगती है। सुहानी और लिज़ा उसे पकड़ पाते उससे पहले ही अंजलि खिड़की से नीचे जंप मार देती है और लिज़ा और सुहानी उसे देखने लगते हैं और अंजलि सुहानी को डबल स्माइल करते हुए बोली, उस साइंटिस्ट की वाइफ इसी घर में है, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो और हाँ जल्दी ढूंढना, क्योंकि अगले 30 मिनट में यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ओहो! मैं फिर भूल गई, 30 मिनट है ये तुम्हारे प्रोफ़ेसर की वाइफ़ के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही बचे होंगे। जल्दी करो, अगर तुमने उसे ढूँढने में देरी कर दी तो ये या उसका बच्चा दोनों में से एक ना एक तो जाएगा। इतना बोल अंजलि सुहानी को एक आई विंक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। सुहानी अंजलि की बात सुन हैरान हो जाती है और वो जल्दी से पीछे मुड़ लिज़ा और रिया को विराट की वाइफ़ को ढूँढने को बोलती है। वो लोग जैसे ही विराट की बीवी को ढूँढने लगते हैं कि इतने में वहाँ 10-12 मास्क पहने लोग आ जाते हैं।